as guidance to foreign policy of any nation. Then according to Morgenthau, action of human beings are guided by self-interest. Similarly, nations' conduct is also guided by national interest. Then Morgenthau has classified into two types: core interest and variable interest. core में है hegemony, establishing hegemony for USA for example, and variable में बोला है इंडिया अर्लियर नाम की पॉलिसी थी, नाउ इट इज टिल्टिंग टुवर्ड्स सोवियत आफ्टर कोल्ड वॉर. ठीक है. फिर while defining national interest, Morgenthau suggests three primary ways: balance of power, diplomacy and deterrence. Then he has defined balance of power से एग्जांपल दे दिया आर्म्स रेस एंड एक्सटर्नली अलायंसेस के द्वारा, जैसे क्वाड हो गया, नाटो हो गया. इंटरनली वाया आर्म्स रेस एंड एक्सटर्नली वाया अलायंसेस. फिर डिप्लोमेसी ऑन द अदर हैंड यूजेस आर्ट ऑफ परसुएशन. दिस इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. फिर ये वाइडली एक्सेप्टेड है, यूज होता है. फिर थ्रू डिटरेंस नेशन कैन अचीव टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. Deterrence can be of any form: nuclear deterrence, MFN status, Comcast agreement, Article 301, etc. फिर इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज कर सकते हैं, मोसाड जैसा हो गया एग्जांपल. देन इकोनॉमिक वे भी होता है, जैसे बेगर दाई नेबर पॉलिसी है. एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइडियोलॉजीज, प्रोपेगेंडा, इंसेंटिव्स, ये भी टूल्स होते हैं. ठीक है. ऑल राइट, एनी कमेंट्स? यार साक्षी, ये वाला वर्ड कौन सा है? क्या ये वर्ड कौन सा है? वो म्यांमार की आर्मी को ये बोलते हैं, मैंने पेपर में पढ़ा था. तो मैंने सोचा फैंसी लग रहा है, लिख देते हैं. ओके ओके. एनी कमेंट्स गाइस, बाकी लोग? मुझे तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लगा, मुझे तो एडिशन पूछ नहीं रहा. अगर कुछ और इसमें बोलना चाहे तो अपन न्यू कॉलोनियल पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं. मींस नेशनल इंटरेस्ट सम काइंड ऑफ यूरोसेंट्रिक इन ओरिजिन, हैविंग रेसिज्म इन इट्स रेसिस्ट एलिमेंट इन इट, एंड एज वेल एज अनदर कॉन्सेप्ट सिक्योरिटाइजेशन. उनका नेशनल इंटरेस्ट जो है ना, हमारे एशियन इश्यूज को सिक्योरिटाइज कर देता है, जिसके वजह से एशिया और इन सब में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और अनस्टेबल सिचुएशन आना शुरू हो जाता है. फॉर एग्जांपल एशिया पैसिफिक, अभी इंडियन ओशियन को वो अमेरिका सिक्योरिटाइज करता जाता है. अगर वर्ड लिमिट ना मतलब एक्सटेंड हो फिर तो लिख सकते हैं. हाँ, मैंने जस्ट एडिशन बोला, वरना कॉम्प्रिहेंसिव है ये अपने आप में. इतना वर्ड लिमिट भी शायद अलाउ हो, लेकिन ये अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव आंसर है. मैंने बस एडिशन के लिए पूछा गया तो बोला, वैसे बहुत आई थिंक इसमें डिस्टिंक्शन मेंशन कर देना ग्रुप में. कॉलोनियल और जो यूरोसेंट्रिक वाली चीज है, मेरे ख्याल से वो इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. उसके बजाय मेरे ख्याल से हम और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट को कैसे डायनामिक और बोला जा सकता है. जैसे एक और एग्जांपल इंडिया का बोल सकते हैं कि इनिशियली मतलब हम रशिया से पास में नहीं थे, वी आर लाइक नाम कर रहे थे अपन, एंड देन वी गॉट क्लोजर टू रशिया, एंड अभी हम यूएसए के क्लोज जा रहे हैं. तो दिस इज एग्जांपल, राइट, डायनामिक वाला. ये जो न्यू कॉलोनियल वाला आर्गुमेंट दिया था ना रूपक ने, उसको हम जो पिछला वाला आंसर था, पिछला वाला जो क्वेश्चन था जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करना था, उसमें लास्ट में प्रॉब्ली डाल सकते थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें. In this question also you were talking about some second part of this question also, right? What was the second part which you didn't address? Oh no, I said कि जो question है ना, the question like if you look at the question, they have given basically two questions and they have written it as one because they were overlapping. So I did the second question which reads as national interests are dynamic and like it goes on. उसके पहले वाला जो question है, it's bring out your perspective on should national interest be viewed, वो वाला है. So I said कि the conclusion of both the questions that would differ, because they need to address the needs of the question. Otherwise the main body would be more or less similar.
ओके, कौशिक ने क्या फर्स्ट पर्सपेक्टिव मतलब First year कौशिक ने। अच्छा, मुझे मतलब ये चीज पूछनी थी, जैसे द क्वेश्चन वाज कि नेशनल इंटरेस्ट आर डायनेमिक और ऐसे करके था, एंड वी वर सपोज टू आइडेंटिफाई द डायनेमिक नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इसमें जो जो बेसिक पार्ट है वो ये वाला है ना कि डायनेमिक नेचर है, ये तेरा मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ा देर हो गया क्या आने में, लाइक टू डिस्कस नेशनल इंटरेस्ट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, उसके बाद डायनेमिक नेचर स्टार्ट होता है, मतलब कि इतना चल जाता है फॉर 20 मार्कर्स। like हम 1-1.5 पेज वी कैन टॉक अबाउट नेशनल इंटरेस्ट एंड देन गेट टू द डायनेमिक नेचर, ऐसा वर्क करता है, मतलब इट शुड बी ओके कि आई थिंक 20 मार्कर में 4 पेजेस लिखने होते हैं ना, तो शायद 1 या सवा पेज तो हम दे ही सकते हैं उसको, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने में। नहीं तो इतना कंटेंट लाएंगे कहां से कि 4 पेजेस में पूरा डायनामिक की बात करें। हाँ मतलब वो तो है ही, वो भी सच है। डायनेमिक में हल्का सा हम लोग ये डाल सकते हैं, जैसे मतलब एक तो वो हो गया, जैसे अभी अगर कंटेम्परेरी वर्ल्ड में देख रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब ग्लोबलाइजेशन कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं हम कि कितने मेथड्स कौन से होते हैं नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के, जैसे प्रोपेगेंडा हो गया, इकोनॉमिक एड्स हो गया, या फिर फॉस्टरिंग न्यू अलायंसेस हो गया, ये सारा डाल सकते हैं थोड़ा। सेकेंडली थोड़ा सा मतलब इनिशियल में स्कॉलर्स के कोई व्यू डाल सकते हैं। मैं तो अभी सर्च कर रहा था, मेरे को मिल गया है, मैं उसमें टेलीग्राम के चैनल में डाल दूंगा। तो नेशनल इंटरेस्ट की जो डेफिनेशंस है वो डिपेंडिंग ऑन कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। उसके अलावा उसके वाइडल वेरिएबल क्या होते हैं और नॉन वाइडल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो सारा थोड़ा मैंने बना के अभी रख रहा था डिस्कशन के बीच में, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगा। बट आई थिंक ये डायनेमिक में थोड़ा सा कंटेम्परेरी वर्ल्ड का ज्यादा डालें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मतलब ये जिसका भी आंसर था, आई डोंट रिमेम्बर, साक्षी का था शायद अच्छा आंसर था ये, बाकी थोड़ा सा इसमें ना लास्ट का मतलब पता नहीं, मतलब थोड़ा सा कंटेम्परेरी वर्ल्ड का जो सिनेरियो और डायनेमिक जो परव्यू प्रेजेंट करना चाहिए उतना है नहीं थोड़ा सा। हाँ मतलब इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल तो अच्छा है, म्यांमार वाला इंडिया हाँ मुझे लगा एक इंटरनेशनल एग्जांपल भी हो सकता था, मतलब जो सिमिलर लाइन इंटरनेशनल उसमें वो सारे आ सकते हैं जो हमारे ये होते हैं नाफ्टा, या फिर ये जो भी ट्रीटीज वगैरह नेटो थी या जो भी था। हाँ टीपीपी वाला भी तो एक एग्जांपल, मैं किसी और के इसमें देखो वो ठीक लग रहा था मुझे, यूएस वाला। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार को हम ये डाल सकते हैं कि जैसे यूएसए है, ठीक है, अगर हम ऐसे डाल रहे हैं कंटेम्परेरी वर्ल्ड में, तो यूएसए को जैसे ट्रम्प की पॉलिसीज के अंदर उसको लगा कि नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में, तो उसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को भी अबैंडन कर दिया और नाफ्टा को भी जो है रिकंसिडर करने की बात करी है। तो मतलब बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि अलायंसेस बनाने, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि अलायंसेस बनाने इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो अलायंस आपको फॉस्टर नहीं कर रहे हैं, जैसे इंडिया के लिए आरसीईपी का वो है अलायंस है, तो हम लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं करा इतने मतलब लुक्रेटिव होने के बाद भी, बिकॉज वी नो अगर हम उसको ज्वाइन करते हैं तो हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगी, हमारे बहुत ज्यादा बर्डन्स बढ़ जाएंगे हमारे। ये चीज हाईलाइट कर सकते हैं कि कैसे ट्रम्प और बाइडेन के इसमें मतलब यूएस का गेम हो गया, मतलब नेशनल इंटरेस्ट की अगर मीनिंग की बात करी जाए तो इन दोनों के लिए तो काफी फर्क आ गया। पेरिस से अग्रीमेंट से बाहर हो गया था ट्रम्प, देन बाइडेन गॉट मतलब अगेन बैक विद द पेरिस अग्रीमेंट, और भी कई सेकेंडरी इंटरेस्ट है, मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल वो तो डायनामिक वो बोल दिया सॉरी she mentioned it like secondary interest और डायनामिक, मैं वो नहीं कह रहा हूं, उसमें एग्जांपल दे रहा हूं कि सबसे बड़ा एग्जांपल यूएस का ये है कि सेम कंट्री के दो मतलब स्फीयर में दो अलग अलग टर्म्स में अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। आई वाज जस्ट थिंकिंग उसमें एग्जांपल्स और डाले जा सकते थे बस। हां मैं भी वही कह रहा हूं, सॉरी यार नेशनल इंटरेस्ट ठीक है, एग्जांपल है इसमें भी एक ही एग्जांपल आता है नीलेश। हाँ मैं कह रहा था कि नेशनल इंटरेस्ट से मेरे माइंड में तो एक ही एग्जांपल आता है डायनामिक के, उसमें पता नहीं कितना कंटेम्परेरी मतलब रेलेवेंट है कि नहीं, कि जो यूएस और जापान का जो रिलेशनशिप है ना, मैं तो उसको पूरी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के एंगल से देखता हूँ। एक टाइम में मतलब बिटर एनिमीज थे, अब वो एलाय हैं, तो मैं तो हर जगह इसी आंसर को कोट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में आ सकता है ये कंटेम्परेरी इनफ है ये। एक्चुअली इसमें एक और थोड़ा सा पैराडॉक्सियल हो गया, मैं बताता हूँ क्यों इसका। क्योंकि जापान की जो जापान को डिमिलिटराइज करना और जापान को मतलब एक यूएसए का उसका प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनना, ये एक तरह से यूएसए का उसमें जो हैगेमनी वाला वो चल रहा था, फेस चल रहा था। तो यूएसए ने वर्ल्ड को ये दिखाने की कोशिश करी थी कि हम लोग पीस चाहते हैं, तो हम लोग पीस के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि यूएसए कभी भी जो है जापान को हरा नहीं सकता था, वो कभी भी मतलब दोबारा जो उसने नागासाकी में जो उसने 2 बम गिराए थे वो दिखाने के लिए गिराए थे कि हम लोगों ने ये अपनी डोमिनेशन स्टैब्लिश कर ली है, नाउ वी आर द हेगेमन। इसके बाद जो भी दुनिया में पीस होगा वो हमारे थ्रू ही फॉस्टर होगा। और इसका एक दूसरा एग्जाम्पल है जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है, वो इराक में इंटरवेंशन है। बोलने को वो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म था,
बट वो रियलिस्ट वर्ल्ड में जो हमने अपने अपनी मतलब उसको इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए था, तो मतलब यूएसए के जो इंटरेस्ट हम जापान को लेके बोल सकते हैं वो थोड़ा सा मतलब डायनामिकली कवर नहीं हो सकता मतलब उसमें, क्योंकि वो मतलब एक हेगेमन का रोल प्ले करने का ज्यादा वो था मतलब दिखाने का, अगर रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो। मतलब हाँ, उसके इसके मल्टीपल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं यूएसए जापान वाले के। गेम थियरी, सॉरी वरुण, गेम थियरी में डाल सकते हैं ना, like it is a prestige issue for USA, like if it doesn't attack मतलब अगर Japan then अगर उस समय अगर कोल्ड वॉर शुरू होने नहीं वाला होता और यूएसए को पता नहीं होता कि यूएस का इतना बड़ा पावर हमारे लिए एक एनिमी, सॉरी एक उसके फो की तरह इमर्ज कर रहा है, तो शायद वो ये सब करते भी नहीं। उनका बेसिकली मतलब पूरी वर्ल्ड में दिखाने का ये रीजन है कि वी आर द हेगेमन एंड वी आर फॉस्टरिंग द पीस ऑल ओवर द ग्लोब, सो वी आर स्टार्टिंग विद जापान हु हैज सच अ ह्यूज मिलिट्री कैपेसिटी। okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अच्छा यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट अच्छा आप बताएं, नेक्स्ट चलते हैं। आप कुछ बोल रहे थे आई थिंक इस क्वेश्चन के ऊपर। अरे मैं कह रहा था तो कौशिक का आंसर है ना, उसमें भी कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, इफ यू वांट वी कैन चेक इट आउट। एक बार देख लो, जैसे एक तो यहाँ पे दिया है, देखो हाँ, जैसे H1B वीजा बैन है एंड क्लोजिंग द बॉर्डर्स, मतलब आज तक तो यूएसए वाज बिकमिंग चैंपियन ऑफ ये इमिग्रेशन वगैरह, लेकिन अब चेंज करने लग गया वो। तो जैसे एक्सपांशन बाय जर्मनी ऑफ हिटलर वो जस्टिफाइड एज नेशनल इंटरेस्ट। फिर कश्मीर का दिया एग्जांपल कि डिस्टेबलाइजिंग कश्मीर इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान व्हाइल प्रोटेक्टिंग द सेम इज इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। और क्या दिया है, हो गया ठीक है। रूपक है क्या, गायत्री रूपक? Hello. Yeah, Rupak, go ahead. The question is power a zero sum or variable sum game? Can zero sum game explain mixture of conflict and cooperation? I think Gayatri is saying, let us say. कोई भी एक कर दो, फाइन ठीक है, कर दो गायत्री। हाँ जी। हेलो you're audible. हेलो गायत्री ऑडिबल Go ahead, go ahead. हाँ यस यस। ये इस क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, मैंने ऐसे सोचा था। फर्स्ट तो वो था कि जीरो सम एंड वेरिएबल गेम, ये दोनों पार्ट थे, एंड देन थर्ड पार्ट वाज प्रेजेंट डायनेमिक। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कौटिल्य से स्टार्ट करके, और मॉर्गन थ्रू वाला वो इंट्रोडक्शन, सिंपल वाला इंट्रोडक्शन दे दिया था। उसके बाद मैंने जीरो सम एंड वेरिएबल गेम को दिखाने के लिए गेम थियरी से स्टार्ट किया। गेम थियरी को बताते हुए जीरो सम एंड मैंने वेरिएबल गेम वाला उसका एग्जांपल देके क्या होता है उसको थोड़ा सा लिख के एग्जांपल के साथ दे दिया था। ऊपर से बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, नीचे। हाँ वही। उसके बाद क्यों जीरो सम, स्कॉलर्स ने जीरो सम बोला था, किसी ने यूएसए और कोल्ड वॉर को, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर ईस्ट को। देन क्यों जीरो सम नहीं है, और इसको माइक्रो लेवल पे जब देखते हैं तो ये वेरिएबल लगता है, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्ट है और बहुत सारे एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज है, उसको दे दिया था। उसके बाद प्रेजेंट डायनेमिक्स को मतलब कैसे कन्फ्लिक्ट और वो करता है उसको दिखा के, हाँ जी, उसको दिखा के वो एग्जाम्पल के साथ दे दिया था। कितना होता है, तो नॉर्मल ही था, इंडो पैसिफिक। हाँ, प्रेजेंट डायनेमिक्स में मैंने इंडिया यूएसए को दिखाया, जहाँ पे कोऑपरेशन भी है, कन्फ्लिक्ट भी है, जहाँ पे कोऑपरेशन WTO, क्लाइमेट चेंज एंड कन्फ्लिक्ट आपका इंडो पैसिफिक रीजन में जो है, साउथ ईस्ट एशिया है, वो भी लिख सकते थे, वो मैंने नहीं लिखा, भी याद है। और उसके बाद हाँ यही, और जोसेफ नाई वाला जो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, इसके लिए अभी एक कन्फ्लिक्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड पावर नहीं यूज़ कर सकते, जो सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं, इसके लिए जितना कन्फ्लिक्ट नहीं होता। और जो रीजनल जो पार्टीज़ है, जैसे
साउथ ईस्ट एशिया, देन आपका सेंट्रल एशियन और जो कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, जिसको मतलब और यूएसए एंड चाइना वाला जो पावर ट्रांजिशन वो दिखा दिया था। ठीक है, ऑल राइट। एक बार रूपक का भी आंसर देख लेते हैं, देन विल डिस्कस। ठीक है, हेलो हेलो रूपक गोयल। मुझे ये पर्सनली आंसर बहुत टफ लगा, मतलब ये क्वेश्चन मुझे टफ लगा, और मैंने पहला आंसर लिखा है इसको, जिसको मैंने काट दिया। मैंने इसको शुरू किया गेम थ्योरी से, और गेम थ्योरी से शुरू करके जीरो सम और वेरिएबल को डिफाइन करते करते मेरा एक पैराग्राफ चला गया। देन आई रियलाइज्ड कि ये क्वेश्चन कहीं ऐसा गेम थ्योरी की तरफ हिंट नहीं कर रहा है। दो टर्म यूज किया है, जीरो सम और वेरिएबल गेम, तो ये बहुत ऑब्वियस है, और इसी दोनों को अगर डिफाइन करना है तो हम इन बिटवीन कभी डिफाइन कर देंगे। मैंने फिर एक पैराग्राफ को कंज्यूम करना जरूरी नहीं समझा, मे बी कुछ और थॉट आ सकता है, तो मैंने लिखा है, मैं वो बता रहा हूँ कि इन इंटरनेशनल रिलेशन, फर्स्ट पार्ट को पहले एड्रेस कर रहा हूँ, इस पावर अ जीरो सम और वेरिएबल गेम इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इन इंटरनेशनल रिलेशन, पावर इज कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट फॉर रियलिस्ट मीरशेमर। Maximization of power is supreme political objective of states. States shall go for conquering and controlling maximum capability. Hence, realism made power a zero-sum game where one state will gain at the cost of other states' loss. This was challenged by Joseph Nye, as in Vietnam War, America being the greatest power failed to win over guerrilla war and could not make it a zero-sum game. Nye argued that realists consider power a zero-sum because it defined power in terms of military gain or loss. Through concept of soft power, Nye argued USA lost Vietnam due to its poor understanding of Vietnam's geography, history, and culture. Next, Gramsci, in his idea of hegemony, projected power as prolonged war of maneuvering to manufacture consent. Means here it is constant maneuvering, not a one-time game. So next, however, Dahl in his relational power concept made power a variable game that changes its rule dynamically. For example, economically, Japan has better scope to influence. Second, Russia's domain of power lies more in Eastern Europe than in Indian Ocean. At WTO, India has more convincing ability than USA in agriculture matter. Next, Pakistan can easily convince Iran due to its religious appeal. Next, post-modern scholar like Derrida denied power a zero-sum game through his theory of anarchical problematic. It drew inspiration from Foucault knowledge is power thesis, and argued power being organically distributed everywhere and not as an outcome of game rather as blood in capillary of world polity. In general, zero sum game does not explain conflict and second part में आ गया हूँ. In general, zero sum game does not explain conflict and cooperation in present time. For example, economic interdependence made game win-win or lose-lose or variable. For example, trade war between USA and China did not give rise to military conflict. Second example, globalization is creating cobweb model world, Cohen ka theory. Saudi and Iran cooperate under OPEC but contradict in dealing the West. Next, world support to nation theory in Israel Palestine, as no country wants to antagonize either Arab world bracket में energy purpose or for oil or Jews world for technology. Next example, UAE Israel peace deal is a recognition that game can never be zero sum, so better make it a win-win situation. Next is challenges like climate change, sustainable development goal, terrorism ask for more cooperation. Next, democracy is pushing states to share benefit. Next, countries like North Korea, Iran, who believe in mongering war, faces socio-economic disaster, so their net power is declining. Next, however, there are questions that indicate that zero-sum game is not over. For example, does the World Bank or IMF serve the interest of America's foreign policy? Bracket में Naomi Klein's disaster capitalism concept.
To what extent do international institutions exercise power rather than merely reflecting it? Mid-Shemar, like Crimea's annexation incident. To what extent the United Nations enhance power of few, that is P5 countries, and constrain the power of other? Example: China's behavior in Masood Azhar case at the UNSC. Next, China's behaved as belligerent in Ladakh, South China Sea, confirm offensive realism theory that state act for capability maximization and make power a zero-sum game. In conclusion, in the age of democracy, human rights, no one needs zero-sum game of power, where young people are fighting for green environment like Friday for Future and democracy in Myanmar. It is time for policymakers to realize what we need is peace and follow the principle sharing is caring. उसके बाद एक कोट के साथ एंड कर दिया, आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड. एक्चुअली मुझे इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे जो सेंस बना मैं वही लिखा. नहीं, तुमने सारा कर लिया एड्रेस, मतलब जो जितना जरूरत था क्वेश्चन का मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स एड्रेस हो रखे हैं. अगर थोड़ा सा वर्ड लिमिट ज्यादा हो गया, बट आई थिंक सारे पॉइंट्स अच्छे से एड्रेस हो गए हैं. बाकी मैं जो थोड़ा सा मतलब एड ऑन किया था, अगर बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, वरना आई थिंक रूपक का आंसर बहुत ही तरीके से है. उसमें सारे के सारे पॉइंट कवर हो रखे हैं. जीरो सम गेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वेरिएबल सम गेम हो सकता है, और प्रेजेंट डायनेमिक्स में जीरो सम गेम का कॉस्मिक कॉपरेशन में कितना रोल है, आई थिंक सारा ही उसने तरीके से कर रखा है कवर. बाकी जैसे मेरे पॉइंट्स में, तो मेरे पॉइंट्स मतलब रूपक से मिलते जुलते हैं, कुछ नया नहीं है. जैसे मैंने मतलब एक तो वो किया था कि जीरो सम गेम है वो प्रैक्टिकली कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि अगर दो कंट्री के बीच में जीरो सम गेम एक तरह से आ भी जाए, मतलब हो भी जाए, तो प्रॉक्सी वॉर्स, लिमिटेड वॉर, डिटरेंस या इवन एटॉमिक ब्लैकमेलिंग या कोई किसी तरह का ब्लैकमेलिंग होता ही होता है मिलिट्री उसमें कंटेक्स्ट में. दूसरा ये कि अगर हम जैसे बोलते हैं कि जीरो सम गेम दुनिया में मतलब वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है एंड देयर इज अ वेरिएबल सम गेम, तो वेरिएबल सम गेम में भी अगर हम एग्जांपल लें जैसे फ्रेंच और जर्मनी का, तो पोस्ट वॉर पीरियड में दोनों एक दूसरे को जो है मतलब दबाना चाह रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली उनकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा जो है हेटेरोजेनस थी कि आपस में उन लोगों को जो है कॉपरेशन ज्यादा बेनिफिशियल लगा. तो जीरो सम गेम वहां पे भी एप्लीकेबल नहीं हो पाया पोस्ट वॉर पीरियड में. उसके अलावा जैसे वेरिएबल सम गेम में भी अगर हम बात करते हैं, तो जैसे वो होता है चिकन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो कार अपोजिट साइड से आ रही है और जो भी पहले मतलब डर के मारे हट जाएगा तो उसको चिकन बोला जाएगा. तो अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, जो कंटेम्परेरी कंटेक्स्ट में अगर देख रहे हैं जीरो सम गेम वाला कॉन्सेप्ट, तो चाइना और यूएसए है. तो जो भी पहले बैकडाउन करेगा उसको जो चिकन बोला जाएगा अगर दोनों के दोनों कोलाइड करते हैं. तो जैसे अभी एक शायद मीरशमर के ही बेसिस पे किसी ने कहा था कि चाइना कैन डिक्लेयर अ वॉर बट दे कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर एट प्रेजेंट. तो वो वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा. बाकी जीरो सम गेम के लिए अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो थोड़े से हम एक्स्ट्रा वो डाल सकते हैं जो हो गए क्रिटिसिज्म के लिए, कि जैसे किसी भी किसी भी मतलब नेशन की जो पावर है वो हमेशा दूसरे की एजेंसी में भी डिपेंड करेगी कि दूसरा जो उसकी एजेंसी को कितना अडॉप्ट कर रहा है, कितना एक्सेप्ट कर रहा है, या कितना जो है डिफरेंस उसके ऊपर प्ले हो रहा है. बाकी एक टैलकॉट पार्सन के जो फंक्शनलिस्ट है, उन लोगों ने ये कॉन्सेप्ट दे रखा है कि देयर हैज टू बी अ वैल्यू कंसेंसस. वेरिएबल सम गेम हमेशा जो है दुनिया में प्रिवेल करता ही करता है, क्योंकि पावर एक रिसोर्स है जो अकेला एक आदमी वीड नहीं करता या एक नेशन वीड नहीं करता. इट इज ऑलवेज शेयर्ड बाय मल्टीपल पार्टीज, वो एक रिसोर्स की तरह है. तो आई थिंक कि रूपक का आंसर इज वेरी मच टू द पॉइंट. उसके अलावा कंक्लूजन भी ठीक है मतलब मेरे हिसाब से. लोग हाँ, उसमें इनिशियल में अगर हम थोड़ा सा जीरो सम गेम के लिए डालें तो दो चीज डाल सकते हैं. जैसे बेनेडिक्ट एंडरसन करके था, उसने एक वो मतलब स्कॉलर था, उसने लिखा था ये कि क्वांटम ऑफ पावर इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, कि अगर एक के हाथ में पावर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड ऑफ वन विल रिक्वायर द प्रोपोर्शनेट डिमिनिशन एल्सवेयर. और थ्यूसिडाइसिस का भी सेम वो था कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट. बाकी किसी का इनपुट है तो बताओ इसमें कुछ और. आई थिंक इट वेरी मच टू द पॉइंट है. हेलो, We are just blown away from the knowledge of you too. मैं तो नोट करते करते हाथ थक गए यार. इसका विकास का मुझे मैसेज आया था शाम को, भाई तू कर दे बैठ ले. मैं सेकंड कोट किसका बोला मुझे नोट. सेकंड थ्यूसिडाइसिस का था, हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर का, कि द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड द वीक सफर व्हाट दे मस्ट. वैसे जवाब नहीं लिखने की, मैं लिख के डाल दूंगा उसमें ग्रुप में, असली में डाल दूंगा आज. हाँ ओके.
बाकी अगर अगर किसी को मिडिल ग्राउंड में भी डालना है तो एक डेनिस रॉन्ग का भी वो था कि शेयर्ड पावर एंड पावर जो भी है ये सॉरी जो शेयर्ड पावर है वेरिएबल उसमें सम गेम में, और जो जीरो सम गेम में वो है पावर एट द हैंड ऑफ वन मींस द डिमिनिशिंग एट द हैंड ऑफ अदर्स, ये दोनों परमानेंट एलिमेंट है। तो उसने मतलब एक्सप्लेन भी कर रखा है किस तरीके से, जो मतलब रूपक ने शायद अपने आंसर में अच्छे से बता भी रखा है वैसे भी। ये कौन सी कुंजी से निकालते हो तुम ये सारे कोड्स? यार We एक all घंटे want बैठना to know. पड़ता है पूरा, अभी से बैठना पड़ता है। पूरे भाई मास्टर्स उसने का एमए पढ़ता है। किया है, शानूस ने एमए किया है पॉलिटिकल साइंस में। अबे यार मैं पाप कर दिया, मैं कर गया मैंने मतलब। इग्नू से तो मैंने भी लिया हुआ था पर मेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है मेरा नहीं, कोर्स नहीं, और मेरी नहीं। किताबें भी। नेक्स्ट चले क्या अपन, या कुछ और पॉइंट से किसी? चलो या अगले next. I think ये काफी है इतना, अगले में चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कंट्री सॉफ्ट पावर, डिस्कस द रेलेवेंस। कौन है यहाँ पे अभी? मयांक, शिवानी, विल गो फर्स्ट? मैं बोलूं? यस प्लीज। सबसे पहले तो मैंने पहले पैराग्राफ में पावर को डिफाइन किया है, that power is the ability to influence the outcome, मतलब desired what we need, तो power is going to influence that. उसके बाद मैंने बोला power is so central in the theory of international politics that Morgenthau and Mearsheimer call power an end in itself. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि power is a contested concept, तो पावर हमेशा डोमिनेट करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो रियलिस्ट स्कॉलर बोलते हैं, बट पावर जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अलग भी हो सकती है। जैसे जोसेफ नाई ने अपनी बुक्स में बोला है, एक बुक है बाउंड टू लीड और एक बुक है सॉफ्ट पावर, उसमें उन्होंने बोला है कि पावर कैन ऑल्सो ऑपरेट थ्रू कॉपरेशन एंड अट्रैक्शन, फॉर विच ही यूजेस द टर्म सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि सॉफ्ट पावर इज अ कोऑपरेटिव पावर and it rests on the ability to shape the preference of others by attraction rather than coercion. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि जैसे इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरडिपेंडेंस और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गई है, तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड नो व्हाटएवर इज हैपनिंग इन ऑल द कंट्रीज, इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज, तो their regime cannot be so oppressive. नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बताया कि कल्चर, वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, all these things affect and the news about these things reach to all the people. Joseph Nye ने भी यही बोला था कि these three resources primarily affect the soft power, which is culture, foreign policies and domestic policies. नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के टाइम पे सॉफ्ट पावर की जो रिलेवेंस है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गई है, बिकॉज हार्ड पावर की वजह से वी कैन लूज हर्ट एंड माइंड्स, एज वी हैव सीन वो जो वॉर ऑन टेरर थी उसके बाद मिडिल ईस्ट में ये जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो इट्स रिलेवेंस इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने बोला है कि इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो प्रमोटिंग इट्स सॉफ्ट पावर थ्रू वेरियस मींस लाइक ICCR, फेयर्स, इंडियन चेयर इन यूनिवर्सिटीज, पब्लिक डिप्लोमेसी डिवीजन एटसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसे ही कंक्लूड किया कि सॉफ्ट पावर इटसेल्फ अलोन इज नॉट इनफ टू डायरेक्ट our interests. So even Joseph Nye has corrected himself and he used another term which is smart power, which is a blend of soft and hard power, and you need to use both if we want to pursue our national interest. हो गया मेरा। हेलो, तो मैंने जैसे मयंक ने पार से स्टार्ट करा है, मैंने सॉफ्ट पार से स्टार्टिंग कर दी है, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि शायद सॉफ्ट पार डायरेक्टली उन्होंने पूछा है तो उस पर फोकस कर लेना चाहिए, बाकी एंड में डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो पहले बता दिए कि जोसेफ नाई ने कॉन्सेप्ट सॉफ्ट पार का कब दिया है और उसके अकॉर्डिंग सॉफ्ट पार क्या है, दैट इज टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू अट्रैक्शन। उसके बाद अकॉर्डिंग टू जोसेफ नाई जो सॉफ्ट पावर है, जैसे कि मयंक ने बताया, प्राइमरली 3 रिसोर्सेज पे है, कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज एंड फॉरेन पॉलिसी। तो मैंने फिर उसको अलग अलग भी घेर दिया कि कैसे सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस कर रही है विद रिस्पेक्ट टू कल्चर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, फूड में, कल्चरल इंस्टीट्यूट में। मेरे को एक डाउट था यहाँ पे कि टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म भी कोई टर्म होती है, तो मैं पहले ऐड करना चाह रही थी, फिर मेरे को क्लैरिटी नहीं आई तो फिर मैंने वो डंप कर दी। इसको भी डिस्कस कर लेंगे एंड में।
फिर विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल वैल्यूज का थोड़ा बता दिया कि ये पॉलिटिकल वैल्यूज अब डिफर करती है किसी भी कंट्री की, उन्होंने किस तरीके से लेके चलना है, पर अब फैशन में डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं तो सॉफ्ट पावर उससे एनहांस हो सकती है, थोड़े से वो कंपोनेंट्स लिख दिए सिविल लिबर्टीज, इक्वालिटी एक्सेट्रा। फिर विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन पॉलिसी कैसे चलना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल रीजनल कोऑपरेशन करोगे, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन करोगे या ग्लोबल पीस की बातें करोगे, तो ये सॉफ्ट पावर आपकी दिखाती है। इंडिया के कंटेक्स्ट में पंचशील और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, न्यूक्लियर वेपन्स की थोड़ा एग्जांपल मैंने दे दी। फिर उसके बाद जो रेलेवेंस है, रेलेवेंस में वही की हार्ड पावर जो है वो तो यूज भी वही कर सकते हैं ना जिसमें दम है, सभी का कप भी नहीं है हार्ड पावर, सॉफ्ट वाले क्या ही कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर सेकेंड सिविल सोसाइटी जो है वो काफी इसमें रोल प्ले कर सकती है अगर किसी को वर्ल्ड लीडर बनना है, क्योंकि जो सॉफ्ट पावर यूज करते हैं उनको एक मास सपोर्ट होता है। फिर यही जैसे मयंक ने यूज करा था एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो मिडिल ईस्ट वगैरह में है, वो ज्यादातर इसीलिए है क्योंकि वो हार्ड पावर यूज करते हैं। फिर थोड़ी सी रेलेवेंस के लिए यही कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो खत्म तो होएगी नहीं, तो तब तक सॉफ्ट पावर जो है वो रेलेवेंट रहेगी। फिर कोविड टाइम का थोड़ा बता दिया कि जैसे इंडिया ने इन्हांस करी है इस टाइम अपनी योगा नमस्ते वगैरह से, या एशियन मेडिटेशन और वो स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा बहुत, तो ये सब एक मीन्स हो सकते हैं कंट्री को सॉफ्ट पावर इन्हांस करने में। फिर उसके बाद वही एंडिंग में जैसे उन्होंने भी यूज करा है कि सॉफ्ट पावर के साथ हार्ड पावर जो है वो भी एक कंट्री को चाहिए, तो जोसेफ नाई ने बोला हुआ है कि स्मार्ट पावर बेटर है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर उसमें शुभ्रा मैम ने ये दे रखा था ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का और एक हिलरी क्लिंटन का, जो भी स्मार्ट पावर की बात करते हैं, तो उसी पे मैंने एंडिंग करी। हो गया। आई थिंक कंक्लूजन तो सॉर्टेड है ना, मतलब यही करना चाहिए। एनी कमेंट्स ऑन कंक्लूजन? नीलेश, विकास, संजय? यार मेरे को ना एक्चुअली शार्प पावर का कंसेप्ट भी दिया था ना नहीं वो ऐड करना चाहिए क्या इसमें? क्या है उसका मतलब शार्प पावर का? शार्प पावर का मतलब countries are using manipulative diplomatic techniques to influence undermine the political बोल सकते हैं कि जैसा यूएस ईरान के अंदर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट राइट्स को करता है या उनके अगेंस्ट, या फिर इसमें हो रहा वेनेजुएला में हो रहा था, प्रोपेगेंडा उधर फैला रहा है, वो भी एक चीज है जिसके लिए जोसेफ नाई ने ये कंसर्न दैट दिस शार्प पावर मे बिकम अल्टरनेटिव टू, मतलब ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में चल जाएगा। स्मार्ट पावर का भी था तो बाकी लोग थोड़ा सा मतलब जैसे शार्प पावर बता रहे हो, शार्प पावर थोड़ा सा मतलब पर्सुएशन और उसमें पॉलिसी के बेसिस में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूएस और सऊदी अरेबिया का रिलेशन देखें, वो शायद परफेक्ट एग्जांपल होगा शार्प पावर का, कि वो अपनी जिस तरह की पॉलिसी रखता है सऊदी अरेबिया के लोगों को लेके या फिर मेनली ऑटोक्रेट्स को लेके, तो उसके बेसिस में जो है वो अपनी बातें मनवाता है, अपने जो बेसिस वहाँ पे जो उसने स्टैब्लिश कर रखे हैं। तो शार्प पावर थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाता है सॉफ्ट पावर से थोड़ा सा, मतलब वो पॉजिटिव नोशन ही माना जाएगा, लेकिन सॉफ्ट पावर बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग के बेसिस पे होता है और शार्प पावर आपका जो है परसुएशन के बेसिस पे होता है। और परसुएशन ऑन द बेसिस ऑफ आपकी पॉलिसीज कैसी हैं उस कंट्री को लेके। जैसे आज सुबह एक आर्टिकल आ रहा था, सिंपल सा एग्जाम्पल था कि जो डॉक्टर्स हैं फ्रांस में, उन लोगों को बोलते कि आप अगर यहाँ आते तो आपको परमानेंट सिटीजनशिप देने को तैयार है, तो उनकी अट्रैक्टिव पॉलिसीज है, वो परसुएट नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से जो है अपनी पॉलिसीज के थ्रू जो है दूसरों को वो कर रहे हैं। मतलब ब्रेन ड्रेन वाला एक कोई आर्टिकल आ रहा था सुबह हिंदू में, तो उससे मैं रिलेट करके बता रहा हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल था कि जो शार्प पावर है वो पॉलिसी के बेसिस में किसी और को जो है कुछ करने के लिए वो करते हैं, मतलब मजबूर कर देते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ा अलग अलग हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसमें और कोई स्कॉलर्स है क्या जिन्होंने मतलब सॉफ्ट पावर के बारे में कुछ कमेंट करा? जैसे आई थिंक हिलरी क्लिंटन का मेंशन करा था किसी ने, कोई है क्या और कोई स्कॉलर? यार शशि थरूर वाला मैंने एक वीडियो शेयर कर रखा है, एक बार देख लेना उसको 2x में, एक बार देख लेना उसको 2x में लगा के, वो अच्छा वीडियो है, उसमें थोड़ा सा मतलब पॉइंट्स अच्छे खाते हैं उसमें, इनिशियल ये इसमें अच्छे पॉइंट्स उसमें। इसमें आई थिंक कहीं किसी ने भी क्रिटिसिज्म नहीं डाला था ना, दोनों ने भी।
क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि यहीं की अकेली चल नहीं सकती, सॉफ्ट पावर हार्ड पावर होनी चाहिए किसी भी कंट्री के लिए। जोसेफ नाइन खुद ही एक्सेप्ट कर रहा था ना कि अलोन सॉफ्ट पावर अलोन इज नॉट सफिशिएंट, मिक्स ऑफ हार्ड पावर में ही काम करेगा। स्मार्ट पावर, दैट इज वेयर स्मार्ट पावर। आई हैव वन डाउट ना, कल हमने एक पॉइंट भी डिस्कस किया था ना, आई थिंक रूपक ने कहा था कि सॉफ्ट पावर भी सब कंट्रीज के बस की बात नहीं है, उसके लिए एक रोबस्ट डिप्लोमेसी चाहिए। यस यस यस, हाँ राइट। एक्चुअली 2 स्कॉलर्स और थे और वो एक अभी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स भी आई थी, पर वो तीनों चीज जो थी वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थी, और क्वेश्चन कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ज्यादा लिखना चाहिए। वरना हैप्पी मॉन जैकब ने बोला है, द एक्सेसिव परसूट ऑफ पावर हैज एक्लिप्स्ड द ट्रेडिशन ऑफ नॉर्मेटिव बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्ड पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन मैनी इश्यूज। तो वो रोहिंग्या के कॉन्टेक्स्ट में बोला था उन्होंने। और ये जो जिस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ 2020 में आई थी, उसने बोला है कि इंडिया पंचेस वेल बिलो इट्स वेट, यानी कि हम 27th रैंक पे थे, और इवन यूएई और सऊदी अरेबिया 26th रैंक पे था। मतलब सऊदी अरेबिया तो वो जो जर्नलिस्ट की किलिंग के चक्कर में मतलब काफी उसकी बदनामी हुई थी, स्टिल वो हमसे ज्यादा अच्छी रैंक पे था। तो वो चीजें बची कि क्वेश्चन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में था नहीं, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्ट पावर का क्वेश्चन होता तो शायद ये चीजें यूज की जा सकती थी। नहीं यार, बेसिकली मैं ये बोल रहा था ना, फर्स्ट हाफ में हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करेंगे कि जोसेफ नाइन ने क्या बोला है, देन वी कैन गिव सम रियलिस्ट का क्रिटिसिज्म, या किसी ने भी क्रिटिसाइज करा होगा उसको, एंड देन इन द एंड बोलेंगे कि भाई जोसेफ नाइन हिमसेल्फ एक्नॉलेज्ड एंड अकोमोडेटेड अदर व्यू पॉइंट इन स्मार्ट पावर। मुझे इसमें एक बात ऐड करना है। Okay, Akshay, I have one doubt. Okay, can we criticize the soft power by giving the example of feminist? Okay, because be it hard power or soft power, it is going to be power by someone over someone. Okay, but what feminists propose, they basically propose in power with, means power of cooperation. So we can criticize that to face the today's changing challenges, we need power with, means we need cooperation rather than just going with soft power, hard power or smart power. Good point. Rupak, you say something? Yes, I was saying कि जो ग्रामसी था उसने सॉफ्ट पावर को एज ए वॉर ऑफ मैन्यूवरिंग से साथ जोड़ करके हेजिमनी थ्योरी से जोड़ा था। एक लाइन में अपन वो भी ऐड कर सकते हैं कि सॉफ्ट पावर ही था जो ईस्टर्न यूरोप में, और सॉरी वेस्टर्न यूरोप में, कि ईस्टर्न यूरोप में पता नहीं, जो मार्क्सिज्म नहीं आ पाया। ठीक है, तो सॉफ्ट पावर वॉर ऑफ मैन्यूवरिंग में हेल्प करता है, जिससे जो वेस्टर्न है उसको हेजिमनी मिलता है इन दैट सेंस। बहुत सही पॉइंट। पता है ये पॉइंट बता, जैसे था ना, जैसे रैम्बो सीरीज आई थी यूएस में, जो हॉलीवुड की रैम्बो सीरीज आई थी, तो जब वो उस समय यूएसआर का वो चल रहा था, अफगानिस्तान का जो कॉन्क्वेस्ट चल रहा था उस समय, उन्होंने रैम्बो की मूवी के आखिरी में जो अफगानिस्तान में वॉर होती है उस मूवी में, उसमें आखिरी में उन्होंने लिखा हुआ है कि डेडिकेटेड टू द ब्रेव वो अलकायदा वॉरियर्स, जो वहाँ के पूरे तालिबान वॉरियर्स थे, उनका नाम लिखा हुआ है। अभी नए वाली उसमें टेप्स में वो सारा हटा दिया है, बट उस टाइम में उन लोगों ने मतलब अफगानिस्तान को पोर्ट्रे करा था कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर देयर कंट्री। तो ये पॉइंट आ सकता है इसमें, मतलब मैं उसके लिए दे रहा था एग्जांपल के लिए। अच्छा, एक और चीज जो अपन स्कॉलर्स का बोल रहे थे ना, तो क्रिटिसिज्म में वी कैन आल्सो कोट मीरशाइमर। ऑब्वियसली बात है, वो तो कभी मानेगा ही नहीं है, वो तो हार्ड पावर पे प्रेफर करता है। वी कैन मेंशन कि रियलिस्ट, वी कैन से कि रियलिस्ट लाइक मीरशाइमर डिसएग्री विद द कांसेप्ट ऑफ सॉफ्ट पावर and they call for external and internal balancing and capability building. ऐसे सॉफ्ट पावर पे उसने बोला है कहीं पे क्रिटिसाइज, वो तो यही बोलता है ना कि नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन जो रियलिस्ट है वो स्टेट को प्राइमेसी देते हैं, ये स्टेट एक्टर है, वही प्राइमरी एक्टर है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, हम लोग सबसे ऊपर स्टेट ही आएगा। सॉरी, तो सॉफ्ट पावर तो भी एक मीन्स ही है स्टेट को ऊपर रखने के लिए, सॉफ्ट पावर एक मीन्स है उसका। लेकिन वो स्टेट परसेंट नहीं कर रहा ना, बाकी एक्टर परसेंट कर रहे हैं जो स्टेट के बाकी एक्टर्स हैं। इस पे कोई और आई नो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ये, मतलब पॉइंट Well, actually,
मैंने ये पढ़ा था कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मर्शिमर ने कि जो यूएसए को थोड़ा टफ पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए क्योंकि सॉफ्ट पावर जो है वो यूजफुल नहीं है इतना। म्यूट कर लो प्लीज। ओके 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 ठीक है। वो उन्होंने ऐसे मैंने पढ़ा था उनके बारे में, तो उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में कि सॉफ्ट पावर कुछ इतना फ्रूटफुल नहीं है, तो नेसेसरी है कि हम हार्ड पावर का यूज़ करें, पावर मैक्सिमाइजेशन एंड मिलिट्री फोर्सेस की तरफ ध्यान दे रेदर देन सॉफ्ट पावर। ऐसा चाइना के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने लिखा भी है। इसमें ये भी बोला है ना कि यूएस सिंगल पावर हो गया है, तो इट्स सफरिंग फ्रॉम मेगलोमेनिया, तो बहुत ज्यादा फ्री राइडर्स दे रहा है सॉफ्ट पावर के चक्कर को यूज करके चाइना जैसे पावर है उसकी हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है। एग्जैक्टली करेक्ट करेक्ट। ये आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाएगा और स्कॉलरली व्यू भी आएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट चलेगा। हाँ नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ। बोलो सुबेन। ये भूटान का भी एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कल्चरल आइडियोलॉजी के केस में, सॉफ्ट पावर में उनका अच्छा है, आई मीन एज अ पॉजिटिव। करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। वेरियस टेक्निक्स कौन से हैं? मोनिका, मनोज, अदिति, हु विल गो फर्स्ट? अरे बताओ कौन है? अदिति? हाँ ठीक है। गो अहेड। ओके, तो इसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि यही कि बैलेंस ऑफ पावर इज एन एक्सियम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और पाल्मर और पर्किंस कंसिडर इट एज मोस्ट फंडामेंटल लॉ। फिर थोड़ा सा ओरिजिन देने की कोशिश करी मैंने कि वेस्टफेलिया ट्रीटी हुई थी और एक ऑफिशियली कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुआ था एक, तो इसमें बैलेंस ऑफ पावर ऑफिशियली आया था। फिर इसका थोड़े नेचर बताया मैंने कि स्टेट सोवरेन होता है और कैसे वर्ल्ड में एनार्की है, तो टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट वन हैव टू सर्वाइव बाय मेकिंग अलायंसेस। फिर मैंने ये बताया कि आइडिया इज दैट नो स्टेट कैन बिकम प्रीपोंडेंट एज प्रीपोंडेंट स्टेट इज थ्रेट टू ऑल। सो दो मेथड्स होते हैं कंट्रोलिंग के, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के मैंने एग्जांपल दिए थे अलायंसेस, डिप्लोमेसी और जैसे क्वाड और ब्रिक्स है। इंटरनल में वही कि डेवलप करो कैपेबिलिटीज, हार्ड पावर एटसेट्रा। फिर मॉर्गनथाउ की डेफिनेशन डाली मैंने कि बीओपी इज एन सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस meant for realization of lesser evil rather than absolute good। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस करा मैंने कि मेथड्स क्या क्या है, तो इसमें आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट, तो जो कोल्ड वॉर के टाइम न्यूक्लियर वेपन्स के लिए प्रोलिफरेशन ट्रीटीज जो भी हुई थी, पीटीबीटी, एनपीटी वगैरह, तो देतान पीरियड में जो भी हुआ था तो वो कुछ डालने की कोशिश करी मैंने। फिर एक और पॉइंट डाला मैंने कि आर्म्स रेस क्रिएट सस्पिशन दैट अदर one has more weapons and to avoid this suicidal attempt BOP is restored। तो फिर दूसरा मैंने और डालने की कोशिश करी कि in case for single superpower nations opt for bandwagoning। फिर तीसरा था कि soft balancing भी दिखती है जैसे coalitions वगैरह, इंडिया चाइना का इन WTO। फिर एक और था कि हार्ड बैलेंसिंग भी रहती है एट रीजनल लेवल, लाइक जैसे फ्री एंड ओपन पॉलिसी है इंडो पैसिफिक में, तो जस्ट चेकिंग कि आसपास कॉड भी डाल सकती थी कि जस्ट टू चेक साउथ चाइना सी में सब चाइना की जो पावर बढ़ रही है, तो हार्ड बैलेंसिंग वगैरह भी, मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती है। फिर इवन मोस्ट यूज्ड मेथड इज अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, तो ये कोल्ड वॉर में देखा था हमने, नेटो और वॉर्सो जो बने थे। फिर एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी होती है टू कीप कॉम्पिटिटर्स टू कीप देयर कॉम्पिटिटर्स वीक बाय डिवाइडिंग देम। तो वो एशिया अफ्रीका में जो नियो कॉलोनीज वगैरह सेटअप हुई थी टू हैम्पर देयर ग्रोथ। फिर इसका कंक्लूजन मैंने ऐसे किया कि बीओपी हैज मेनी टाइम्स प्रिवेंटेड वॉर but does not ensure peace in long run।
सो एज फिर एंड मैंने डेविड ह्यूम के कोट पे किया, एज राइटली सेड बाय डेविड ह्यूम, बीओपी इज कॉमन सेंस एंड इट विल रिमेन रेलेवेंट सो लॉन्ग कॉमन सेंस इज रेलेवेंट। इसमें कहीं क्रिटिसिज्म के लिए स्कोप नहीं था क्या? एक्चुअली क्वेश्चन पूछा नहीं था, क्रिटिसिज्म तो बीओपी पे बहुत है, बट फिर मिस हो जाता बाकी तो। ओके, मोनिका है क्या? मोनिका, चलो एक बार मनोज का आंसर, मनोज है क्या? मनोज भी नहीं है शायद, मनोज का आंसर मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? ओके, पावर हैज बीन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ रियलिस्ट डिस्कोर्स. Balance of power has been one of the most discussed concepts in international politics arena. In IP theory, realism, it is largely based on assumption of anarchism and state being nationalist actor, defending their national interest in the form of power maximization. Okay. Imbalance of power happens when a state maximizes its power in military in relation to other states. This creates insecurity in neighboring states and are forced to bandwagon for ally in order to bridge the power gap. यहाँ पे insecurity dilemma कीवर्ड भी डाल सकते थे ना? Scholars like Kenneth Waltz, Morgenthau define power purely on the basis of military capability as realism as a theory rush, which leads to insecure nation states, to dense balancing techniques like arms race, Cold War era, arms control various organizations like NPT, CTBT, Wassenaar, etc., which India's brainchild, war and etc. क्या लिखा है? Critics like Woodrow Wilson, Pandit Nehru, who state BOP is nervous state of peace. Although realists and liberals after many achieve goal of peace, they converge in the ideas of universal peace as end. नर्वस स्टेट ऑफ पीस को एक और कीवर्ड है शायद कोई तो न्यूक्लियर वाला, बैलेंस ऑफ टेरर, नहीं सॉरी which one was that? मैड, नहीं वो उसका था, वो बैलेंस ऑफ टेरर का था, वो म्यूचुअली असॉल्ट डिस्ट्रक्शन वाला क्या? चलो इसको क्विकली देख लेते हैं फटाफट फिर, ठीक है? हाँ, तो पावर इज कोर कंसेप्ट. Morgenthau said, whatever may be the ultimate goal, power is the ultimate goal. यार कोई पढ़ दो ना प्लीज को, संजय. इसमें वैसे कुछ नया है नहीं, ये मैंने पढ़ा था. तो अदिति के आंसर में जो पॉइंट्स थे ना, आई थिंक ऑलमोस्ट वही सेम ही है इसमें, बस इसने वो एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग वाला एक पॉइंट शायद मेंशन किया था, जो शायद अदिति भूल गई होगी मेरे साथ से. बस और बाकी ठीक है, अदिति वाला पूरा कॉम्प्रिहेंसिव था. ओके, ऑल राइट. तो कोई और किसी के पास पॉइंट्स है क्या इस पे? तो इसमें कंक्लूजन क्या रहेगा? लाइक क्रिटिसिज्म वगैरह देना चाहिए या डेविड हेल्ड वाला कॉमन सेंस वाला? अगर स्पेस बचे तो दे सकते हो, और फिर कंक्लूड तो डेविड हेल्ड से करना चाहिए ऑन अ पॉजिटिव नोट. यार ऐसा इसमें कोई ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है क्या? मतलब आई मीन जरूरी थोड़ी कि बैलेंस ऑफ पावर को हमें पॉजिटिव नोट पे लेना है. आई थिंक नेक्स्ट है ना कंफ्यूजन वाला, कि काफी ज्यादा पॉइंट भी डाल सकते हैं करके क्या चीज एक्चुअली काफी. मॉर्गनथाउ ने 4 मीनिंग्स दिए बैलेंस ऑफ पावर. अ पॉलिसी establishing a certain state of affairs, actual and approximately equal any distribution. और फिर आई थिंक जैसा वो कोई asymmetrical balance of power बोल रहा था, तब रियलिस्ट भी काफी ज्यादा डिवाइडेड है इस कंसेप्ट में कि एक्चुअली बैलेंस ऑफ पावर है क्या. मैंने नेक्स्ट वाले आंसर में एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, वो आ सकता है इसमें. थोड़ा मैंने ढूंढ ढांड के लिखा था वो वाला कंक्लूजन, वो बताओ बाद फिर में क्या होगा.
बोल दो ना एक बार नीलेश, तब तक कंक्लूजन क्या लिखोगे? मेरा यही था कि मॉर्गेंथो reaffirms balance of power as a perennial element irrespective of the circumstances, कि मतलब बैलेंस ऑफ पावर circumstances कुछ भी हो, बैलेंस ऑफ पावर जो है perennial element हमेशा रहेगा ही रहेगा. However, liberal and other scholars they see balance of power as an unethical principle not having a permanent character, which the righteous and the upright may dislike but cannot afford to ignore. कि मतलब कि जो बाकी लिबरल्स हैं वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं और बाकी लोग भी कहते हैं, बाकी स्कॉलर्स भी कहते हैं कि अनएथिकल है, बैलेंस ऑफ पावर नहीं होना चाहिए एंड इट इज नॉट परमानेंट एंड दे माइट डिसलाइक इट बट दे विल नेवर अफोर्ड टू इग्नोर इट. मैंने ये कंक्लूजन नेक्स्ट वाले में डाल रखा है. अच्छा खोल दो दिया. मैं वो वाला भी डाल सकते ना, कौन सा बेलिस और उसका, कि मतलब द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड फ्रॉम स्टेट सेंट्रिक टू जियोसेंट्रिक पॉलिटिक्स. हाँ. मतलब the role of non-state actors have also become quite significant. तो balance of power मतलब ऐसा ही कि conventional sense में था वैसा नहीं रहा, has been modified. मैंने वो अगले क्वेश्चन दिमाग क्लोजिंग नहीं आ रहा मेरे को. मतलब समझ रहा हूँ, पर मैंने भी उसी पॉइंट में अगला आंसर मैंने अपने पूरे उसी पॉइंट में लिखा है कि बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है आज की दुनिया में, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. हाँ करेक्ट. तो मैंने भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पूरा आंसर लिखा हुआ है एकदम अच्छे से. संजय एक पॉइंट और मैं बोला बैलेंस ऑफ पावर में. हाँ रुको, बैलेंस ऑफ पावर में मैं बोल रहा हूँ कि एक तो पहले रूपक को बोलने दे फिर. हाँ रूपक बोलो सॉरी. बैलेंस ऑफ पावर में ऐसे एक तो यही एक क्रिटिसिज्म है उसका कि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इट हैज प्रॉब्लम इज नॉट दैट इट हैज नो मीनिंग बट इट हैज टू मैनी मीनिंग. एक तो प्रॉब्लम ये है, और एक तरह से कि अगर कोई कंट्री है जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा देता है और इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा खरीद लेता है, वेपन्स, ठीक है, तो मिलिटरीली तो वो एडवांस हो गया लेकिन उसका इकोनॉमिक पावर बहुत डाउन हो गया. ऐसा अपन आसियान के कंटेक्स्ट में भी कहते हैं, क्योंकि जब तक आसियान आज इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि हम यूएन ड्रिवन सिस्टम में रह रहे हैं, जिस दिन यूएन डाउन हो, यूनाइटेड स्टेट डाउन होगा और कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं रहेगा पैसिफिक में, तो शायद आसियान को भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री में फेंकना पड़े पैसा वेपन के लिए, ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके, और तब उसका इकोनॉमिकली डिक्लाइन होगा. तो अगर हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस अगर हम जोड़ देगा, हार्ड पावर में तो दोनों आ जाता है, इकोनॉमी मिलिट्री, तो उसमें क्या बैलेंस रहा? इकोनॉमी डाउन हो गया, मिलिट्री अप हो गया. ना जापान उतना इन्फ्लुएंशियल है, ना जर्मनी इकोनॉमिकली बहुत सुपर पावर है, लेकिन रशिया मिलिट्री भी बहुत अच्छा, उसका इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में है. तो रशिया बहुत जगह अपना फॉरेन पॉलिसी को चाइना के अनुसार से मोल्ड कर देता है. ठीक है, तो ये सब यूज हो सकता है क्या? हाँ मतलब क्रिटिसिज्म में ये सारे आ सकते हैं, मतलब अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले. हाँ इसमें कुछ पॉइंट तो बताओ, अगर उसमें इंट्रोडक्शन या बॉडी में कुछ किसी को कुछ बोलना है तो ठीक है, वरना फिर चलते आगे. बाकी आई थिंक कि काफी सारा कवर कर ही रखा है बैलेंस ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में. क्या मतलब मुझे वही कंक्लूजन वाला वही लग रहा है कि वी कैन टेल कि अभी रिलेवेंस कम हो गया है एंड स्टेट्स की वैल्यू भी कम हो गई है. देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्टर्स एज वेल. यार आई थिंक कि अगर नहीं वो सही कह रहे हो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज करने के लिए या कमेंट करने के लिए नहीं बोला तो आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में छोड़ना चाहिए हमें क्वेश्चन आंसर को. जैसे अगले वाले में एक बार वो कर सकते हैं क्रिटिसाइज, ये बैलेंस ऑफ पावर का लिख सकते हैं हम, लेकिन इस वाले में प्रॉपर्ली कभी भी पूछा नहीं दिखा कि क्रिटिसाइज करो या कमेंट करो. तो आई थिंक कि थोड़ा पॉजिटिव नोट पे छोड़ देना चाहिए. बैलेंस ऑफ पावर अभी भी रेलेवेंट है कुछ कंटेक्स्ट में बस. ओके ठीक है, नेक्स्ट करते हैं. जैसे नेक्स्ट सिक्स्थ है, नोशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर इज नोटोरियसली फुल ऑफ कंफ्यूजन. इन दिस लाइट बैलेंस ऑफ पावर रिलेवेंट है कि नहीं बताना है. नीलेश. हाँ तो मैंने इस वाले क्वेश्चन में पहले तो सिंपल अपना पावर को डिफाइन कर दिया रॉबर्ट डाल का, जो कोर्स ऑफ डायमेंशन था. इसमें मतलब मैंने जानबूझ के डाला था क्योंकि उसका भी था, हैमा एडम का भी था कि पावर मींस एम्पावरमेंट, लेकिन वो उसका कंटेक्स्ट यहाँ पे नहीं आ सकता है. पावर का हमें कोर्स ऑफ डायमेंशन ही डालना था. नेक्स्ट मैंने थोड़ा सा बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन कर रखा है, मल्टीपोलैरिटी और जो उसका मतलब वो था इवोल्यूशन थोड़ा सा डाल रखा है कि इट हैज इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज फ्रॉम मल्टीपोलैरिटी फिर बायोपोलैरिटी और अभी जो है यूनिपोलैरिटी का जो वो चल रहा है एरिना चल रहा है. उसके अलावा थोड़ा सा मैंने रियलिस्ट के जो वो है कंसेप्शन है वो डाल रखे कि वी लिव इन एन अनार्किक वर्ल्ड, पावर इज द एंड, पावर इज द मींस,
उसके अलावा जो सिक्योरिटी डायलेमा है, और सेल्फ हेल्प इज द ओनली हेल्प। ये मैंने इसलिए डाला कि आगे बैठ के पूरा इसी के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म डालने वाला हूँ। अब पहला क्रिटिसिज्म जो मैंने डाल रखा है वो मैंने यूएसए और चाइना की कंटेक्स्ट में डाल रखा है कि एक ऑलरेडी एक हेगेमन है जो डिफैक्टो हेगेमन है हमारा। सेकेंडली जो चाइना का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइज है वो एक तरह का स्यूडो सुपर पावर बन चुका है जो आगे जाके जो है सुपर पावर बन सकता है। तो अल्टीमेटली हम लोग रहे जो है यूनिपोलर वर्ल्ड में रहे, लेकिन अल्टीमेटली दोबारा से जो है जो बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर का वो आ चुका है। तो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट हमें मतलब क्लियर नहीं है कि किस कंटेक्स्ट में आ सकता है यहाँ पे। सेकेंडली ये जो बैलेंस ऑफ पावर है उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसमें इंटेंशन होता है। इंटेंशन आपका होता है कि जैसे स्मॉल स्टेट है या तो वो बैंड वैगनिंग करेंगे, गैंग अप करेंगे, या फिर वो सारे मिलके फ्री राइडर बन जाएंगे ताकि एक हेगेमन के अंडर रहे, उनका हेल्प करें टू द लेवल की, ये मैंने लिखा नहीं हुआ बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, टू द लेवल कि अगर वॉर हो तो वॉर में पार्टिसिपेट ना करें लेकिन उसके अलावा हर जगह उस हेगेमन के साथ पार्टिसिपेशन करें। दूसरा वेरिएबल होता है प्रेफरेंस, उसमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव गेन होते हैं। एब्सोल्यूट गेन आपका हो गया कि आप जो है सारे मिलके कोई ट्रीटी या कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन रिलेटिव गेन हो गया कि कोई भी जो पावर है जिसकी मिलिट्री कैपेसिटी बहुत ही कम है लेकिन वो ऐसे मतलब उसको जो है मतलब ऐसे हेगेमन या किसी उसको जो है ज्वाइन करेंगे क्योंकि मिलिट्री कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इस बेस पे जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन और मिस इंटरप्रिटेशन वर्ल्ड में ऑलरेडी है जिसकी वजह से जो है इक्वेशंस क्लियर नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो अभी जो इन्फॉर्मेशन का वो इन्फ्लक्स है, तो जितनी तेजी से इन्फॉर्मेशन फैलती है, ये मतलब सोशल मीडिया जो हमारा अभी का कंटेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे जो है पावर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एकदम से अगर रातों रात न्यूज फैलती है कि इजराइल इज अटैकिंग ऑन पैलेस्टीन, तो कुछ कंट्री सपोर्ट करेंगी, कुछ कंट्री अपोज करेंगी। जैसे बीच में न्यूज आ रहा था कि ईरान इज ऑफरिंग ये ईरान जो थ्रेट इशू कर रहा है इजराइल के ऊपर, रशिया इंटरव्यू करने वाला है। अगर सपोज एक बार को इन न्यूज को अगर हम एज अ ट्रूथ लेके चले तो दुनिया में बहुत सारी इक्वेशन अलग हो चुकी होती है। तो बेसिकली वी कैन नॉट रिलाई ऑन इन्फॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, और ये बहुत ही रैपिडली जो है आगे प्रिवेल करती है। फोर्थ, जो बैलेंस ऑफ पावर है वो पोलैरिटी से ज्यादा जो है इंटेंशन ऑफ एग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मीड शिमर ने कहा था वही उसका प्रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट कि जो रिलेटिव गेन है जिसमें जो है अपनी दे आर मोर कंसर्न अबाउट गेनिंग मिलिट्री कैपेसिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन मिलिट्री कैपेबिलिटी। तो इंटेंशन ऑफ एग्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये पोलैरिटी से ज्यादा। तो अगेन यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ सर्कमस्टेंशियल फैक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें दो एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। जो 1800 में प्रेशर का राइज हुआ था तो सबने देखा कि प्रेशर राइज करा है, कैन बी अ डोमिनेंट पावर, तो यूरोपियन पावर्स से मिलकर जो अटैक कर दिया उसमें। सेकेंडली जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो इतनी ज्यादा वो थी मतलब कि मिस कैलकुलेशंस थी। अगेन ये सेकंड पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो हंगरी का वो था जो प्रेसिडेंट था उसका एसोसिनेशन हो गया था ऑस्ट्रिया में। ये शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ। तो मतलब कि सर्कमस्टेंशियल फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। फाइनली जो बैलेंस ऑफ पावर है उसने टाइम के साथ जो है बैलेंस ऑफ टेरर का वो ले लिया है, रोल ले लिया है, जो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन बाइपोलर वर्ल्ड के टाइम में था। तो अगेन जो है बैलेंस ऑफ पावर, इसकी क्लैरिटी नहीं है हमारे पास कि ये किस तरह से जो है कौन सी कंट्री किस तरह बिहेव कर रही है। फाइनली जो मेरा वही क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट है, जो कंक्लूजन है कि मॉर्गनथ्यू रिफॉर्म्स बैलेंस ऑफ पावर एज द पेरिनियल एलिमेंट। बाकी पढ़ लो, इसमें वही सब लिखा हुआ मैंने कि लिबरल और बाकी स्कॉलर्स इसको क्रिटिसाइज करते हैं, अनएथिकल मानते हैं, बट एट द सेम टाइम दे माइट नॉट डिसलाइक इट बट दे कैन नॉट श्योरली अफोर्ड टू इग्नोर इट। खत्म। अच्छा, यहाँ पे बाकी कोई है क्या? कोमल है? किसने यहाँ पे कमेंट? अच्छा, पहले कोमल का भी आंसर है, एक बार क्विकली देख लेते। ठीक है, आवाज क्लियर है? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा साइक्लोनिक इफेक्ट है तो आवाज फूट सकता है, क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो बता देना। मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया है कि अकॉर्डिंग टू पामन एंड पर्किंस की बैलेंस ऑफ पावर इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और इसको मैक्सिम बोलते हैं क्योंकि बहुत ओल्डेस्ट कंसेप्ट है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दिया कि बैलेंस ऑफ पावर क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, वेगनेस है बहुत ज्यादा, तो टू मच डेफिनेशन वाली चीज ऐड करना चाहिए था, नहीं किया मैंने। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर। फिर टेलर मेंशंस गोल्डन एज, ये वाला पॉइंट अब इररिलेवेंट लग रहा है पर उस समय लिख दिया मैंने haphazardly. Although being a successful principle, the relevance of balance of power is questioned. तो उसके बाद मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म डायलॉग फॉर्म में देने का कोशिश किया कि लिबरल्स आर द बिगेस्ट क्रिटिक
Woodrow Wilson considered balance of power responsible for wars, so he gave collective security as a remedy. फिर नेहरू का criticism दिया. फिर over the point, the concept of balance of power is modified or challenged. Stephen Walls gave the concept of balance of threat. Kenneth Organski का भी लिखा है. फिर asymmetric balancing लिखा है. Explain करने में मुझे लगा ज़्यादा पेजेस चल जाएंगे, तो इसलिए खत्म कर दिया यहीं पे. उसके बाद मैंने ये asymmetrical balancing को समझाया है कि in the globalized world order balance of power is not possible because of limited state. Terrorist threat has gained relevance over war like Al-Qaeda वगैरह. Civil wars भी लिखना था पर वो नहीं पाया. There is global checks and balances through negotiation and international institutions like UNSC. However, it doesn't mean that balance of power has lost relevance. फिर डेमिड ह्यूम का वाला statement लिखा है. I wanted to end it over here, but मैंने थोड़ा सा exceed कर दिया कि Asia Pacific नहीं लिखा है, लिख देती हैं. The balance of power in Asia Pacific region cannot be ignored. The rise of China has forced USA to go for power balancing, even though realists favor soft balancing in contemporary time. All major countries possess conventional weapons for ensuring balance of power. और फिर मुझे कुछ कंक्लूडिंग लाइंस नहीं मिले, तो फिर मैंने यहीं पे खत्म कर दिया इसको. थोड़ा कंक्लूजन इंप्रूव हो सकता था, थोड़ा स्ट्रक्चर में भी मुझे इशू लगा था. नीलेश ने पॉइंट आउट भी किया था. जैसे आपने एशिया पैसिफिक में डाला ना बैलेंस ऑफ पावर, अगर एक लाइन आर्कटिक का भी जोड़ देंगे, क्योंकि वहां पे भी बहुत फास्ट डायनेमिकली बीओपी चेंज हो रहा है, तो हम आर्कटिक का भी एक लाइन जोड़ सकते हैं अगर हम रीजनल बात कर रहे हैं तो. ओके. एंड आई थिंक जो कोमल ने पॉइंट जो मेंशन किया ना, ये वाला केनेथ ऑर्गेन्स्की वाला और ये बैलेंस ऑफ थ्रेट वाला, ये वाला ज्यादा अच्छा सब्सटेंशिएट किया गया है. मतलब जैसे मुझे नीलेश के आंसर में थोड़ा सा वो हल्का सा क्लमजी सा लगा, इसमें थोड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि वो उसमें मतलब कंफ्यूजन क्यों है बैलेंस ऑफ पावर के आइडिया में. जैसे मैं जब यूएनएससी लिख रही थी तो मेरे दिमाग में था कि मैं कश्मीर इशू डालूं, वो भी यूएनएससी में गया, पर उसका आज तक कोई हमें रिजल्ट देखने को मिल नहीं रहा है. तो ये वाला पॉइंट तो थोड़ा वैसा हो गया, खुद में क्रिटिसाइज हो सकता है कि ग्लोबल चेक्स एंड बैलेंसेस थ्रू इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पे वो कश्मीर वाला इशू आ सकता है क्या? आई थिंक आइडियलिस्ट वाले लिबरल वाले में आ जाएगा ना. लिबरल अब नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने जो अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज किए हैं ना, कि स्टीफन वॉल्ट का कॉन्सेप्ट था बैलेंस ऑफ थ्रेट, केनेथ ऑर्गेन्स्की था पावर ट्रांजिशन थ्योरी और एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग. तो मतलब इससे कहीं ना कहीं जो बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट था वो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है. ये कह रहा था मैं. एक बार कश्मीर वाला दोबारा बोलना, क्या बताया था कोमल? कि जैसे मैं लिखा था ना कि देयर इज ग्लोबल चेक्स एंड बैलेंसेस थ्रू नेगोशिएशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएनएससी. तो कश्मीर इशू भी तो गया था यूएनएससी में, लेकिन कोई पीस तो बिल्डअप हुआ नहीं. वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो बैलेंस ऑफ पावर इज नॉट अ कंप्लीट सॉल्यूशन. ऐसा कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, मतलब आइडियली लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहिए बिकॉज हमने क्लियरली स्टेट करता है कश्मीर इज एन इंटरनल इशू एंड इट शुड बी रिजॉल्व्ड इंटरनली. सो आई थिंक ये नहीं डालना चाहिए. आई थिंक आल्सो आई कुडंट सी इट एज अ बट इसमें मेरे ख्याल से वो लीगल इंस्टीट्यूट लिबरल इंस्टीट्यूशनल में आ जाता ना. वो आई थिंक बैलेंस ऑफ पावर के अंडर इतना एक्सप्लिसिटली दिख नहीं रहा है. हाँ, वो रियलिस्ट कंसेप्ट की तरफ नहीं है, वो थोड़ा आइडियलिस्ट कंसेप्ट हो जाता है कि नेहरू का आइडिया था कि हम भाई पीस से ही करेंगे. तो वो आई थिंक लिबरल आईआर में ज्यादा वो सही रहता कि वो कैसे फ्लॉप हो गया. अब मतलब वो डाल सकते हैं कि कैसे हुआ है, बट अभी के कंडीशन में वी शुड नॉट पुट इट, क्योंकि फिर वही है हमने क्लियरली अपने मैंडेट में डाल रखा है जो हमारा है स्टेट का. तो आई थिंक ये डालना नहीं चाहिए. ऐसे एग्जाम्पल मत ही डालो, तो उनसे बचो, ज्यादा अच्छा रहेगा. इसमें मेरा कोमल, ये जो तीन कॉन्सेप्ट है एक बार समराइज कर दो ना शॉर्ट में. बैलेंस ऑफ थ्रेट एंड पावर ट्रांजिशन थ्योरी. तो आई थिंक नोट्स में गिवन है ना. हाँ, मतलब एक क्विक रिवीजन कर लो ना, फटाक से बता दो. तो बैलेंस ऑफ थ्रेट जो पावर है वो थ्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है. एग्रीगेट पावर ऑफ नेबर्स, एनिमी कंट्री, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की तरफ जा रहा है. ऑफेंसिव कैपेसिटी और इंटेंशंस पे भी डिपेंड करता है थ्रेट, लाइक टेररिज्म वगैरह वाला चीज जो था.
फिर पावर ट्रांजिशन भी ऑलमोस्ट उसी लाइंस पे है कि जो हमारे इनसिक्योरिटीज हैं कर रहा है, हमें दूसरे देशों से खतरा कम है, अपने से ज्यादा है। पावर ट्रांजिशन जो होता है ना, जैसे कि डेमोक्रेसी से कुछ और या फिर कुछ और से डेमोक्रेसी, उस टाइम पे इनसिक्योरिटीज इंक्रीज हो जाता है। और फिर बैलेंसिंग की बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं बैलेंस ऑफ पावर में आज के डेट में, तो इस वजह से थ्रेट है वो हमारा बैलेंसिंग को लेकर है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम सिविल वॉर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो उस रिगार्डिंग है एसिमेट्रिक बैलेंसिंग। ठीक है, ऑल राइट। बाकी कोई कमेंट्स? एक डाउट है ये, हेलो, हाँ गो अहेड। ये जो पावर ट्रांजिशन थ्योरी है ना जो इन्होंने कहा है, बट आई थिंक मैंने डिफरेंटली पढ़ा है। जैसे पावर ट्रांजिशन मतलब जैसे यूएस है, तो अभी जब पावर ट्रांसफर होगी, चाइना जैसे आ रहा है, तो जब ये पावर ट्रांस होगी, मैंने उस सेंस में पावर ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ी है। हाँ एक्चुअली आदित्य वो वही सही है। एक्चुअली इसमें मतलब थ्यूसिडिडस ट्रैप जो है ना, वही चीज पावर ट्रांजिशन थ्योरी का मतलब नया नाम दे दिया थ्यूसिडिडस ट्रैप। अगर कोई नया कंट्री हेजेमन बनने की कोशिश करता है तो जो एग्जिस्टिंग हेजेमन है उससे वॉर होना डेफिनेट है। और ये भी है कि जो वीकर पार्टी है वो हमेशा वॉर शुरू करती है। हाँ ये भी है, जो इनसिक्योर होता है वो पहले वॉर शुरू करता है। जैसा हाँ ये तो चिकन डिलेमा हो गया ना। क्या? कौन सा डिलेमा? हम आई थिंक ये तो गलत है ना, जैसे कोमल ने भी बताया ना। हाँ कोमल का शायद थोड़ा सा आई थिंक वो रॉन्ग है। हाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा दूसरी थ्योरी से। क्या है फिर एग्जैक्टली, कोई समराइज कर दो यार। अरे ये बताया ना, वही तो है। अरे पावर ट्रांजिशन थ्योरी कहती है कि वॉर तब नहीं होता जब बैलेंस ऑफ पावर ना हो, बल्कि वॉर जब होता है जब दो पावर आपस में कंटेस्ट कर रही हो और जो वीकर पार्टी है वो थोड़ा ज्यादा इनसिक्योर फील करे तो वॉर होता है। ये बोला पावर ट्रांजिशन थ्योरी ने। ठीक है। हाँ इसमें मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि अपन हमास को नॉन स्टेट एक्टर बोलना चाहिए कि, जैसे मैं सोच रहा था कि इजराइल का एग्जांपल लेके एसिमेट्रिकल बैलेंसिंग हो, इजराइल हमास के साथ नेगोशिएशन कर रहा है, तो क्या हमास को नॉन स्टेट एक्टर बोलना? हमास का रोल इंटरनेशनल रिलेशन में वही है जो तालिबान का है, मतलब दे आर बोथ नॉन स्टेट एक्टर्स बट दे आर रिकॉग्नाइज्ड। Recognized non-state actors both. Yeah, even I was assigned this question, but I could not really understand how confusion. I understood what criticism was, but confusion I could not relate with these concepts of balance of threat, asymmetrical balancing, and balance of terror. But now I understood it. So one more point I would like to add here. Instead of balance of power, we have the substitute theories of complex interdependence by Joseph Nye and collective security of liberal institutionalism. So could that point also come in? That would come in criticism. I think main demand was confusion क्या है within balance of power. Okay, so that could come as कंक्लूजन भी आ सकता है ना, कंक्लूजन में conclusion we can continue with the relevance point only, that balance of power, even though the conditions which existed when balance of power as a theory it was most useful during the World War II or bipolar time, but right now the theaters of conflict, they are not individualized, but rather they are at different theaters, like in Syria or Middle East or in Central Asia. So maybe we can still say that balance of power, the theaters of war are in some places, and the countries are divided. So there is a kind of multipolarity, but it is not on a global basis, but on a regional theater group. regionalization होगी। हाँ। रूपक ने एक वो स्टेटमेंट बोला था ना, द ट्रबल विद बीओपी इज नॉट इट हैज नो मीनिंग बट इट हैज टू मैनी मीनिंग। इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं। ये
इनिशियल क्लॉड थिंकर है, उन्होंने बोला है, अगर नेगेटिव सेंस में कंक्लूड करना है तो। what's the name of the thinker? कोट बोला था ना मैंने, द ट्रबल विद बीओपी इज नॉट दैट। आपने थिंकर का नाम बोला अभी? हाँ, मैं इसको पोस्ट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर डाल देना यार प्लीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सचिन, यू आर सेइंग समथिंग? सचिन को डाउट है? चले क्या आगे फिर अपन? ओके, तो why is the polarity of power thesis less relevant and meaningful in the present architecture of balance of power? शानू, इसमें मुझे एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रहा था क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट नेगेटिव में थे बैलेंस ऑफ पावर के, पर इस क्वेश्चन में हमसे मतलब पूछा नहीं है, हमसे सीधा ही बोला गया है कि उसको सपोर्ट करो बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी को ना। तो इसीलिए फिर मैंने शुरू किया पोलैरिटी ऑफ पावर को डिफाइन करके, एंड देन आई स्विच टू द लिमिटेशंस ऑफ पोलैरिटी ऑफ पावर, जो कि मुझे लगता है थोड़ा कंसाइज हो सकता था। आई फॉरगॉट टू मेंशन यूनिपोलैरिटी वाला पॉइंट। तो यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी और मल्टीपोलैरिटी के ड्रॉबैक्स देके उसके बाद आई स्विच टू डिफाइनिंग बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट पेज पे उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर को फिर मैंने सपोर्ट किया कि कैसे मल्टीलेटरल ट्रेंड्स आ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वो करके, और उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर मैंने नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूड कर दिए, और फिर ये क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और टेररिज्म की वजह से कैसे जो स्टेट्स है वो कोलैबोरेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे rather देन कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इन माई माइंड आई हैड दिस थिंग कि मुझे सपोर्ट करना है इस चीज को। तो फिर मैंने सोचा कि एक पैराग्राफ में एटलीस्ट क्रिटिसिज्म दे दूं, तो बस मैंने जवाहरलाल नेहरू और वुडरो विल्सन वाला एक क्रिटिसिज्म दे दिया एक पैराग्राफ में, और फिर उसको मैंने काउंटर किया रियलिस्ट के उसमें, जहां पे मैं डेविड ह्यूम को कोट करना भूल गया बिकॉज ही सपोर्टेड दैट। और फिर लास्ट में कंक्लूजन में आई थॉट कि ये मैंने शुभ्रा मैम के नोट्स में देखा था कि सपोर्ट में शी कंक्लूडेड इट विद द एग्जांपल्स, प्रेजेंट एग्जांपल्स। तो मैंने बस प्रेजेंट एग्जांपल्स का वो देख के इसमें एक्ट ईस्ट और ये एशिया पिवट और क्वाड कैसे काउंटर करे इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना को, तो मैंने कहा कि वो पोलैरिटी ऑफ पावर का रिलेवेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो मैंने उसी को कहते हुए कंक्लूड कर दिया। कि स्ट्रक्चर में किसी को कोई अगर इश्यू हो तो मे बी दे कैन सजेस्ट दैट सम अदर स्ट्रक्चर इफ इट कुड हैव बीन फॉलोड और नॉट। आई थिंक ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपने बोल ही दिया है कि पहले यूनिपोलर वर्ड को, देन बाइपोलर, देन मल्टीपोलर, सबका ऐसे ऐसे बताते हुए चले कि वो क्यों सक्सेसफुल नहीं है। हाँ, मैंने बाइपोलर और मल्टीपोलर कर दिया था ना, यूनिपोलर भूल गया था। वैसे किया, हाँ, तो ऐसे हो सकता है। चलेगा आगे अपन या कोई कमेंट्स है? एनीवन? आई थिंक कंक्लूजन थोड़ा सा लेंथी है, किसी और का देख लें अगर आंसर, अगर किसी ने अच्छा लिखा हो। लिखा ही नहीं, और कोई आंसर है? कंक्लूजन किस लाइंस पे होगा? जैसे ये तो होगा कि सपोर्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट बैलेंसिंग पे भी कर सकते हैं कंक्लूड, लाइक वो मैंने एक्चुअली कंक्लूजन से पहले इंक्लूड कर दिया था, वो सॉफ्ट बैलेंसिंग और सिमेट्रिकल बैलेंसिंग वाला ना, इसीलिए मुझे और कोई मिल नहीं रहा था, मुझे कोई स्कॉलर भी मिल नहीं रहा था, मैं डेविड ह्यूम को भूल गया, अदरवाइज आई कुड हैव यूज्ड डेविड ह्यूम। तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ एग्जांपल देके कंक्लूड कर दूं। अगर और कोई स्कॉलर है किसी और के दिमाग में जो सपोर्ट करता है इस चीज को, तो मे बी we can add. डेविड ह्यूम भी है, एंड इवन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जयशंकर को भी कोट कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अभी न्यू बुक लिखी है उसमें मेंशन किया है कि सॉफ्ट बैलेंसिंग को ज्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक पॉलिटिकल अप्रोच।
ऐसी हो जहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का यूज करें। ओके ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक। ऑल राइट, ये लास्ट क्वेश्चन है पलाश। हेलो, या गो अहेड। कंसेप्ट ऑफ हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी बताओ। हाँ तो मैंने उसको बता दिया कि रॉबर्ट गिल्पिन ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, अजम्पशन बता दिया मैंने कि लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के स्टेबल रखने के लिए उसको हेजेमन की जरूरत रहती है, ठीक है, कि पीसफुल रहने के लिए। फिर बता दिया चार्ल्स किंडल वर्जर ने अपनी बुक में द वर्ल्ड इन डिप्रेशन में बताया और एडवोकेट किया कि स्टेबलाइजर की जरूरत है, वही पहले वाले अजम्पशन को बैक करने के लिए। फिर नाय और कियोने ने भी उसमें उसके बारे में हेजेमोन के बारे में थोड़े उसके नेचर के बारे में बताया कि उसकी कैपेसिटी और विलिंगनेस से उसे एक्सप्लेन किया कि वो पावरफुल इनफ भी होना चाहिए और उसमें इंटेंट भी होना चाहिए कि वो थोड़ा एफर्ट ले सके कि वो मेंटेन करे नॉर्म्स और रूल्स है, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन लोगों ने एग्जांपल दे दिए कि पैक्स ब्रिटानिका और अमेरिका 18th और 19th 20th सेंचुरी में। फिर कियोने ने बोला कि जो हेजेमन है वो हेजेमनी क्रिएट करता है अपनी दो चीजों से, एक तो रेजिम क्रिएट करता है जैसे अपना WTO IMF वगैरह हो भी देता है। अब पब्लिक गुड्स में मतलब अपना वो ऑर्डर वगैरह मेंटेन करना, रूल्स वगैरह मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ये चीज उनको इस्टेब्लिश करने में तो हेल्प करती है बट उनको डिस्टेबलाइज भी करके सिस्टम को और हेजेमन की पावर भी कम कर देती है, ठीक है, और उसका डिक्लाइन में जाती है। गिल्पन बोलता है कि हेजेमन जो स्टेबिलिटी जो रोल है, ठीक है, वो एक लिमिटेड है, इसलिए हेजेमनिक सिस्टम का डिक्लाइन होना तो इवेंचुअल ही है, ठीक है। फिर वो फ्री राइडर्स का कंसेप्ट बताता है कि जो अपने चाइना और ब्रिक्स और इंडिया वगैरह भी हो गए, वो लोग इस ऑर्डर से बहुत ज़्यादा हेल्प तो ले रहे हैं, ठीक है, रिलेटिवली उनका ट्रेड वगैरह जो डेफिसिट वगैरह भी है अमेरिका के साथ मतलब सरप्लस होता है, डेफिसिट US का वगैरह हो जाएगा, ठीक है। और मिलिट्री जो उनका एक्सपेंशन है वगैरह अलाइज वगैरह को भी उनको अगर एड देना है, हमको भी एड देना है वगैरह, तो वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण उनकी एबिलिटी खत्म हो जाती है मेंटेन करने की सिस्टम को। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है, वर्स्ट केस में कोलैप्स भी हो सकता है और पावर दूसरे जगह पे शिफ्ट हो सकती है। इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया कि कैसे US ने पिवट टू एशिया बोल के 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वो दर्शाता भी है कि अमेरिका की पावर कम हो गई, उसको समझ में आ गया कि कहाँ जा रही है पावर, तो हमें वहां पे फोकस करना चाहिए। तो इसलिए अब कंक्लूड करने के लिए हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी रियलिस्टिक थ्योरी है बट उसने लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट भी किया है। और उसका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट जो है, क्योंकि क्वेश्चन में वही था कि एक्सप्लेन करो, तो आखिर में उसके कोर कंसेप्ट को ही आखिर में बताया मैंने कि वो बोल रहा है कि एक हेजेमन क्रिएट्स एन ओपन वर्ल्ड एंड इट डिक्लाइंस लीड्स टू अ क्लोजर। अगर किसी को ये चाहिए, स्कॉलर चाहिए, किसने बोला, तो राइट में वो आर्थन स्टेन करके लिखा है, ऐसा डाल सकता है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया इसे। हो गया? हेलो, हाँ कंक्लूजन में आपने वो इंक्लूड किया हुआ था स्कॉलर? नहीं, स्कॉलर यूज नहीं किया, मतलब मेरे को लगा नहीं था। एक बार नाम बता दो। वो राइट में लिखा है वैसे, आर्थर स्टेन करके, मतलब बॉर्डर के बाजू में। ओके ओके, ऑल राइट, ये आंसर लिखा है कौशिक है क्या? नहीं, वो नहीं है। ठीक है, I'll read out. Hegemony of any state implies international system in which one state is powerful enough to maintain global order by dictating the rules. Charles Kindleberger, while analyzing Great Depression of 20s and 30s, found that this situation was aroused because there were no any hegemon. Kindleberger thus proposes his hegemonic stability theory. The theory proposes that in order to maintain peace and order international system, some hegemon is required. Hegemon can establish rule of law in system and reduces anarchy. Kindleberger suggests, in order to become a hegemon, any state requires capacity as well as willingness. For example, USA till World War II had the capacity but not willingness. States generally show willingness to become hegemon because dictating the rules of the system will help her own nation. Other countries will accept क्या है, in order to see peace and security. Will accept such hegemony. ठीक है, Accept such hegemony. ठीक है,
However, hegemony is not permanent thing. Hegemony of any state will definitely going to be declining when free riders starts taking advantage. For example, BRICS nations are challenging the US hegemony at present. When this happens, world system often witnesses chaos as identified by Kindle. भाई म्यूट कर लो सचिन भाई. Sachin bhai, please. Yeah. Decline of Great Britain led to the crisis of 1930s. Present chaos and state of war is due to decline of USA after the 2008 global financial crisis. Insecurity and instability can be witnessed, and it will remain till new hegemon comes as per hegemonic stability theory. बताओ. I think मेन कंटेंट तो शुभ्रा मैम के नोट्स में काफी सारा है, अगर जैसे 15 मार्कर में भी आता है. ठीक है, मेरे ख्याल से इसने कौशिक ने वो वर्ड मिस कर दिया, वो जो था ना मेगालोमेनिया समथिंग. हाँ, वो वाला वर्ड मिस कर दिया. सिर्फ एक कंक्लूजन पे बात कर सकते हैं, बाकी तो सब ठीक ही है. इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं मेरे ख्याल से. इसमें एक क्रिटिसिज्म डाला है क्या दोनों ने? शायद कम डाला है ना, या स्कोप नहीं था. इसमें जरूरत थी क्रिटिसिज्म की. हाँ, वैसे उसने एक्सप्लेन किया है तो मेरे ख्याल से मतलब जितना मैंने शुभ्रा रंजन का देखा है यार, मतलब वो तो बोलती है कि हर आंसर में तुम्हारा दोनों साइड व्यू पॉइंट आने ही चाहिए. बाकी लोग अपने बताओ व्यूज क्या है. विकास, हाँ, चाहे एक पैराग्राफ में ही उसको वो करके कंक्लूजन से एक पैराग्राफ जस्ट मेंशन कर दो, लेकिन लिखेंगे क्या? रियलिस्ट शायद ये बोलते हैं ना कि हेजेमन नहीं चाहिए, या ऐसा कुछ है क्या? बाकी नहीं, इसमें मेयरशिमर जो ऑफेंसिव रियलिस्ट वाले वो ये कहते हैं कि जो हेगेमन होगा तो हमेशा कोई दूसरी पावर होगी जो हमेशा उसको रिप्लेस करने के लिए पावर हंगरी रहेगी और हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा ही होगा. ये एक उसका था मेयरशिमर का. ओके. तो फिर लिबरल का बोल सकते हैं ना? नहीं पता नहीं यार, कोई है क्या क्रिटिसिज्म में? कोई है? वो है ना, स्पैन ऑफ 100 इयर्स की हेजेमन मतलब ओवर शैडो हो जाएगा. ओवर स्ट्रेच. वो तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म थोड़ी, वो तो थ्योरी का ही पार्ट है ना, वो तो एक्सप्लेन कर रहा है. ओवर स्ट्रेच कर जाएगा, मेगालोमेनिया वाला, फ्री राइडर्स. लिबरल का क्रिटिसिज्म एक ये था कि वो कहीं ना कहीं मतलब सॉरी न्यू लिबरल का था ये कि वो कहीं ना कहीं जो है कलेक्टिव पावर को ज्यादा प्राइमेसी देते हैं बजाय एक हेगेमन के, क्योंकि लिबरल आगे जाके वही ग्लोबलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं. सॉरी न्यू लिबरल आगे जाके ग्लोबलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं. सो दे आर मेरी आवाज अभी क्लियर है आवाज? हाँ, मैं कह रहा हूँ न्यू लिबरल का एक क्रिटिसिज्म ये है कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हेगेमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि अगर बहुत सारे रीजनल पावर्स होंगे और उनके बीच में मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा. अगेन यहाँ पे वही हम एंड्रू लिंकेल्टर को कर सकते हैं एक बार को, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार वही आता है न्यू लिबरल में. तो उसको हम एक बार कर सकते हैं कनेक्ट कि अगर छोटे स्टेट्स होंगे तो कलेक्टिव स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी रहेगी बजाय हेगेमन के होने के. तो न्यू लिबरल जो है इस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं. दो क्रिटिसिज्म तो मतलब मेरे ध्यान में ये आ रहे हैं कि एक तो मेयरशिमर का और दूसरा न्यू लिबरल का, जिसमें हम एक बार को एंड्रू लिंकेल्टर को डाल सकते हैं हम कनेक्ट करके. नीलेश डाल देना है इसमें. ग्रामसी वाला पॉइंट भी कुछ लिख सकते हैं क्या? मतलब अगर कुछ याद ना आए तो. ग्रामसी भी थोड़ा हेजेमनी के अगेंस्ट था ना? नहीं कि इट विल लीड टू एक्सप्लॉइटेशन समथिंग, मतलब कुछ बना के जस्ट ग्रामसी का नाम मेंशन करके. मुश्किल लग रहा है यार. बट फिर कैपिटलिस्ट लाना पड़ेगा ना हमें. अलग कंटेक्स्ट है ना ग्रामसी का. एक और क्रिटिसिज्म मतलब नेट में दिख रहा है मेरे को, डोमिनिक टेरेनी का करके, कि ये गलत होगा अगर हम अज्यूम करें कि यूनिपोलैरिटी की वजह से जो है स्टेबल वर्ल्ड ऑर्डर है. एंड ही इज आर्ग्यूइंग दैट द कंटेस्टेशन ऑफ ग्रेट पावर एंड अदर स्टेट बिल्ड्स द इंटरनेशनल ऑर्डर एंड नॉट द स्टेबल सिंगल यूनिपोलर वन. ऐसा करके डाल सकते हैं क्या? ऐसा करके डाल सकते हैं क्या? बेगर द नेबर, मतलब ऐसा हेजेमनिक हो जाता है तो बेगर द नेबर और इस टाइप की पॉलिसी अपना राइट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स. हाँ एक्सेप्ट कॉलर डाल देंगे अब. हाँ, जैसे लिंक
यार आई थिंक हम लिबरल इंस्टीट्यूशनल थियरिस्ट भी डाल सकते हैं ना इसमें, कि कोई तो वर्ल्ड गवर्नमेंट टाइप का कुछ बनना चाहिए, मतलब देयर इज नो नीड ऑफ हेजीमन और समथिंग, ऑल स्टेट शुड बी इक्वल वगैरह, एंड सबको इक्वल पावर होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ऐसा कुछ। लिंक लेटर। हाँ, एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट को कौन प्रपोज करता है? कॉस्मोपॉलिटन स्कॉलर्स। डेविड हेल था क्या? नहीं डेविड हेल नहीं था, एक मिनट। तो वी कैन यूज दैट। किसकी थी वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी? किसकी थी? डॉयल ना, माइकल डॉयल शायद। हाँ। ठीक है, एक क्रिटिक है, मतलब क्रिटिक या कंक्लूडिंग पॉइंट पे ऐसा मुझे मिला है। हेलो, जो क्योहेन है वो बोलता है कि क्योहेन believes that cooperation and perpetuation of international regime are certainly possible once a hegemon inevitably begin to decline, and hegemony is extremely helpful in establishment of international regime but is not necessary for their maintenance once they are created। मतलब वो समरी कर रहा है कि एक जब यूएस हेजिमन में आया तो उसने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया, लेकिन उसके बाद मल्टीलैटरलिज्म टाइप से चल सकता है चीजें, फिर मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूशन को हेजिमनी की जरूरत नहीं है। ग्रुप पे डाल देना ये एक बार, then we can read it later। ठीक है, ऑल राइट, वाइंड अप करें? हाँ चलो गाइस, ठीक है, मैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन डाल देता हूँ, कर लेना। थैंक यू, बाय। थैंक यू।